आज हम एक प्रश्न ले रहे हैं जो कि एमपीपीएससी मेंस 2020 में पूछा गया है और ये मध्यकाल के मुगल साम्राज्य से यह प्रश्न आया हुआ था। तो प्रश्न शायद आपने देखा भी होगा। प्रश्न था, दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया। इस कथन के आधार पर औरंगजेब की दक्षिण नीति की विवेचना कीजिए। द कंकर ऑफ साउथ डिस्ट्रक्टेड औरंगजेब, डिस्कस द साउथ पॉलिसी ऑफ औरंगजेब इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो ऐसा कोई प्रश्न आता है तो उसमें मुख्य रूप से हमको पहले इन दो भागों को समझना है प्रश्न की, कि पहला भाग क्या बोल रहा है और दूसरा भाग क्या बोल रहा है। जैसे पहला स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के आधार पर किसी शासक की, किसी पॉलिसी की, किसी नीति की व्याख्या करना है, विवेचना करना है, उसको डिस्कस करना है। तो सामान्यतः ऐसे प्रश्नों में हम मानकर चलते हैं कि जो सेकंड पार्ट है हमको उस पर आंसर लिखना है। यानी मुख्य रूप से इस प्रश्न का जो भाग है वो है कि औरंगजेब की दक्षिण की नीति पर हमको लिखना है। लेकिन एक तरह से प्रश्न जिसने बनाया है वह चाह रहा है कि जो मैंने निष्कर्ष दिया है आप वो निष्कर्ष निकालो। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, कुछ प्रश्नों में ऐसा भी हो सकता है कि आप डिसएग्री कर जाएं कि जो कथन है वो जो पॉलिसी जिस राजा की जिस पॉलिसी पर हम बात कर रहे हैं उस पॉलिसी के आधार पर वो कथन सटीक नहीं है। लेकिन हमारे पास फिर उसको प्रूव करने के पर्याप्त तर्क होने चाहिए। जैसे सामान्यतः अधिकांशतः ऐसा रहेगा कि जो सेकंड पार्ट है उसकी व्याख्या के साथ हम पहले स्टेटमेंट है उससे एग्री कर जाएंगे। जैसे इस प्रश्न में मुख्य रूप से हम दक्षिण की जो औरंगजेब की नीति है उसके कारण औरंगजेब का पतन हुआ और मुगल साम्राज्य का मुख्य रूप से पतन हुआ, तो उससे एग्री करेंगे और उस एग्री करने के पक्ष में हम अपनी बात को रखेंगे। तो देखिए 11 मार्कर जो प्रश्न है उसकी जो सोल है, उसका जो आत्मा है वो है उसका इंट्रोडक्शन। और अगर आपने ठीक से इंट्रोडक्ट उसको कर दिया कि आप क्या पूछना चाह रहे हो और जो आप पूछना चाह रहे हो मैं उसको इस तरीके से बताना चाहता हूँ, तो निश्चित रूप से वह आपका डिसाइडिंग हो जाएगा कि उसमें आपको अच्छे मार्क मिलने हैं। आगे जो तथ्यात्मक जानकारियाँ फिर आपको पेश करनी है या आप करेंगे तो वो एक सहयोगी रूप में होंगी कि आपने जो बात कही है उसके लिए आप एविडेंट पेश कर रहे हो, साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हो। ना एक अदालत की तरह है कि ये रहा मुजरिम और इस मुजरिम ने क्या क्या किया, ये रहे साक्ष्य और इस आधार पर इसको ये सज़ा दी जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न है उस प्रश्न में पहला कथन ही निष्कर्ष निकाल दिया है, सज़ा मुकर्रर हो गई है, तो हमको सिर्फ क्या करना है, साक्ष्य देने हैं। लेकिन साक्ष्य देने से पहले हमको अपनी बात को इंट्रोड्यूस करना है थोड़ा अच्छे शब्दों में, ताकि वह थोड़ा उसको अट्रैक्ट करे पढ़ने के लिए। जो व्यक्ति हमारा आंसर पढ़ना चाह रहा है उसको अट्रैक्ट करे, उसको जोड़े उस प्रश्न के साथ कि हाँ बात सही तरीके से शुरू की गई है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा उस आंसर में पहला महत्वपूर्ण पार्ट होगा उसका इंट्रोडक्शन। और इस तरीके का कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो प्राचीन काल का हो, चाहे वो मध्यकाल का हो, चाहे वो आधुनिक भारत से संबंधित हो, अगर ऐसा प्रश्न आता है जो स्टेटमेंट से संबंधित है या दो भागों में बटा हुआ है, तो निश्चित रूप से हमको एक बेहतर इंट्रोडक्शन के साथ उसकी शुरुआत पहले करना चाहिए। इंट्रोडक्शन तो सभी में अच्छा होना चाहिए। ऐसे प्रश्नों में वो और ज़्यादा हमारे आंसर को निखार देता है क्योंकि वो स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है। और एक स्टेटमेंट का अर्थ हुआ कि वो किसी इतिहासकार की बात है, तो आप एज ए हिस्टोरियन अगर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालता है। तो पहले हम देखते हैं कि आंसर में क्या, इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है कि औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर था। अकबर की राजनीतिक और धार्मिक सहिष्णुता की नीति, जिसे जहांगीर और शाहजहां ने भी थोड़े बदलावों के साथ जारी रखा, इस विशाल साम्राज्य का आधार थी। ठीक, किंतु औरंगजेब, अब चाहें तो यहाँ पर हम डेट मेंशन कर सकते हैं, अगर डेट ठीक से सही याद नहीं आ रहा है तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं, केवल नाम से भी हम काम चला सकते हैं। औरंगजेब ने साम्राज्यवादी राजनीतिक नीति और धार्मिक कट्टरता का रास्ता चुना, जिससे उसे मुख्यतः दक्षिण में भारी कीमत चुकानी पड़ी।
तो देखा जाए तो 3 लेवल पे, 3 स्तरों पर हमने अपनी बात की शुरुआत की है। पहला कि अपनी पीक पर है मुग़ल साम्राज्य औरंगजेब के समय पर, बहुत ताकतवर है और सबसे बड़ा क्षेत्र जो है, एक मैच्योर मुग़ल साम्राज्य हम कह सकते हैं, औरंगजेब को मिला हुआ है। और वो जो मिला हुआ है उसका आधार क्या है? आधार में उसकी जो नींव थी, फाउंडेशन थी, अकबर, और अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति और राजनीतिक सहिष्णुता की भी नीति, कि ज़बरदस्ती दबाव से या ताकत का इस्तेमाल करके उसने लोगों को मजबूर नहीं किया उसकी बात को स्वीकार करने के लिए। उसने युद्ध कई सारे लड़े, पूरे भारत को जीता, लेकिन जब जीतने के बाद साम्राज्य को चलाने का नंबर आया, बारी आई, तो वह धार्मिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा, निरंकुश नहीं रहा। और थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ या थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जहांगीर और शाहजहां भी उसको निभाता रहा। लेकिन अकबर के विपरीत जैसे औरंगजेब शासक बनता है, वह साम्राज्यवादी राजनीतिक नीति अपनाता है, यानी अपने राज्य का और विस्तार करना चाहता है। जो क्षेत्र बचे हुए हैं भारत के, उनको भी जीतकर सीधे अपने नियंत्रण में लाना चाहता है। जो क्षेत्र नियंत्रण में है उन पे कठोर नियंत्रण, और जो क्षेत्र नियंत्रण में नहीं है उनको भी नियंत्रण में लाने का प्रयास किया है। तो उसको हम कहेंगे कि उसने इंपीरियलिज्म की पॉलिसी अपनाई, साम्राज्यवाद की नीति अपनाई। दूसरा, जो भारत के ऊपर राज्य करने के लिए या भारत पर शासन करने के लिए जो आधार होना चाहिए एक शासक के लिए, वह है सहिष्णुता, टॉलरेंस। और ये टॉलरेंस भारत के शासक के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, पर्वत भी हैं, मैदान भी हैं, जंगल भी हैं, तमाम तरह की प्राकृतिक विविधताएं हैं, तमाम तरह की जलवायु विविधताएं हैं, तमाम तरह की सांस्कृतिक विविधताएं हैं। और इस विविधता से भरे देश में अगर कोई एक चश्मा लगाकर राज करने की सोचेगा तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा। मुग़ल साम्राज्य में अकबर, जहांगीर, शाहजहां टिक पाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो धार्मिक सहिष्णुता या सांस्कृतिक सहिष्णुता है उसकी नीति को उन्होंने ठीक से अपनाया, पालन किया, जिसको औरंगजेब भूल गया। और उस भूलने का जो परिणाम हुआ कि जगह जगह पर विद्रोह होना शुरू हो गए। तो पहली बात तो उसने जो बेसिक आधार था मुग़ल साम्राज्य का, जिस पर वो टिका हुआ था, उस आधार को औरंगजेब ने छोड़ दिया। तो जो राजनीतिक सहिष्णुता की नीति है उसको त्याग दिया, उसकी जगह पर साम्राज्यवादी राजनीतिक नीति को लेकर आया। दूसरा, जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी उसको त्याग दिया और उसकी जगह पे धार्मिक कट्टरता की नीति को लेकर आया। तो हमने 2 बातों को इस पर शामिल किया। अब इन 2 बातों के साथ हम आगे बढ़ें और हमने कहा कि औरंगजेब की जो दक्षिण की नीति है, औरंगजेब की दक्षिण में जो चुनौतियां हैं वो इस तरीके से हैं। उसमें 3 राज्य उसके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां थी। उसमें गोलकुंडा, बीजापुर और मराठा। उसमें एक पॉइंट में हम ले लेंगे गोलकुंडा और बीजापुर आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, प्लस सिया अनुयायी हैं, और तीसरा ये मराठा जो कि सबसे बड़े दुश्मन हैं औरंगजेब के, तो मराठाओं के भी मित्र हैं। तो ऐसे में औरंगजेब ने किसी भी तरीके से इन क्षेत्रों को मुग़ल साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। उसमें बहुत ज़्यादा धन और बल लगाया और उसकी हानि भी हुई। आखिर में अंत में वह सफल भी रहा गोलकुंडा और बीजापुर को मुग़ल साम्राज्य में मिलाने में, लेकिन उसकी कीमत काफ़ी बड़ी चुकानी पड़ी। बड़ा लंबा समय औरंगजेब को दक्षिण में बिताना पड़ा, बहुत कई सारे सरदार सूबेदार भेजे, वह ठीक से सफल नहीं हो पाया। खुद को आना पड़ा, खुद समय देना पड़ा, ऊर्जा देनी पड़ी। और दूसरे मराठा जो सबसे बड़ी चुनौती हैं दक्षिण में और हम कहेंगे पश्चिम में भी, और चूँकि पश्चिमी क्षेत्र है उस समय व्यापार का एक बड़ा केंद्र है, तो अगर मुग़ल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को ठीक रखना है, विदेशी व्यापार को ठीक बनाए रखना है, तो उसके लिए वह क्षेत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चूँकि जो औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई, उसके कारण मराठाओं में एकीकरण हुआ और वो मराठा मुग़ल साम्राज्य के लिए, मुख्यतः औरंगजेब के लिए, एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आए। तो वो जो उसकी नीति है धार्मिक कट्टरता की नीति, और एक तरीके से हर क्षेत्र को निरंकुशता के साथ कंट्रोल करने की, तो वो दोनों नीतियां यहाँ पर
नुकसानदेह होती हैं और एक लंबा संघर्ष मराठाओं का और औरंगजेब का चलता है, जिसमें अंतिम रूप से औरंगजेब विजय भी नहीं प्राप्त कर पाता, नियंत्रण भी नहीं कर पाता, बल्कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मौत के बाद मराठा और ताकतवर होकर निकलते हैं और एक तरीके से अंग्रेज़ों के शासन से पहले तक वो दावेदारी पेश कर रहे थे कि अगला जो भारत का शासक होगा वो मराठा होंगे। तो इस तरीके से ये चुनौतियां हैं। अब इनका प्रभाव क्या पड़ा, ठीक। तो जो दक्षिण में जो कुछ घटित हुआ, जो घटनाएं घटित हुई गोलकुंडा, बीजापुर, मराठा इसे संबंधित, तो जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई दक्षिण में गोलकुंडा, बीजापुर, मराठाओं के साथ औरंगजेब की, उससे हर तरह की हानियां औरंगजेब को ही, मुग़ल साम्राज्य को हुई। औरंगजेब की बहुत सारी एनर्जी उसमें गई। औरंगजेब को कई लंबे समय तक दक्षिण में रहना पड़ा, जो दिल्ली से काफ़ी दूर है, और उससे उत्तर का क्षेत्र जो है वहाँ पर एक केंद्र बनने लगे। जाटों के, मेवाड़ के विद्रोह हुए, उसको हम साथ में मेंशन कर सकते हैं। दरबार में षड्यंत्र शुरू हो गए, आपसी षड्यंत्र, और ये षड्यंत्र हमको आगे दिखाई देंगे जब जैसे ही औरंगजेब की मौत होगी। और कहीं ना कहीं वो मुग़ल साम्राज्य को जो खोखला करने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई, वो अंदर के जो अंदरूनी दरबारी षड्यंत्र उन्हीं के कारण हुआ। आर्थिक रूप से हानि हुई, बहुत सारे सैनिक मारे गए, सैनिक रूप से हानि हुई। उसकी जो धार्मिक कट्टरता की नीति है, तो कहीं ना कहीं बड़ी सेना जो मुग़ल साम्राज्य की राजपूतों की थी या हिंदू जिसमें शामिल थे, तो उनके अंदर भी मुग़ल साम्राज्य को लेकर एक नफ़रत का भाव पैदा हुआ, घृणा का भाव पैदा हुआ, और उसने भी मुग़ल साम्राज्य को कमज़ोर किया। तो इस तरीके से हम एक निष्कर्ष दे सकते हैं कि औरंगजेब ने दक्षिण में जो नीति अपनाई, उसमें उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, धार्मिक कट्टरता थी, राजनीतिक असहिष्णुता थी, उसके कारण ना सिर्फ औरंगजेब को नुकसान हुआ और उससे ज़्यादा मुग़ल साम्राज्य को उसकी हानियाँ भविष्य में उठानी पड़ी। तो अगर याद रह जाता है, अगर याद आ जाता है, तो हम वी स्मिथ का यह कथन, अगर ऐसा प्रश्न दोबारा पूछा जाता है तो हम निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि औरंगजेब की दक्षिण नीति न सिर्फ औरंगजेब की कब्र बनी, बल्कि मुग़ल साम्राज्य की भी कब्र बन गई। मुग़ल साम्राज्य को भी ले डूबी, ऐसा हम कह सकते हैं। वी स्मिथ ने ऐसा कहा है। तो उम्मीद है कि मॉडल आंसर एक सुझाव के रूप में आपको दिया जा रहा है या बताया जा रहा है। इंट्रोडक्शन आप और दूसरा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, वो भी इससे अच्छा हो सकता है। पॉइंट आप इस तरीके से ना बनाकर किसी और तरीके से भी बना सकते हैं। इसमें जो मैप जोड़ा गया है वो मुख्य रूप से यह बताने के लिए जोड़ा गया है कि इतिहास के ऐसे प्रश्न जिसमें किसी क्षेत्र को मेंशन किया गया हो, जैसे दक्षिण, औरंगजेब की दक्षिण नीति, औरंगजेब की पूर्व की नीति, या कहीं ऐसा प्रश्न आता है कि शाहजहाँ की अफगान नीति। तो ऐसा अगर कोई प्रश्न बनता है तो वह हमारे लिए स्कोप रहता है कि हम एक मैप में उस क्षेत्र को शो कर दें, बता सकें। पूरा इंडिया बनाना नहीं आता है तो ज़रूरी नहीं हम इतना जो बनाया गया है बस इतना बना के थोड़ा उसको आसपास की जगह को शो करके और हम बता सकते हैं, और निश्चित रूप से वो एक बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा प्रभाव आपके उत्तर पर डालेगा, और जो चेक करेगा उसके लिए भी उस पर भी एक अच्छा प्रभाव इसका पड़ेगा। तो ये मैं बहुत मस्ट कह सकता हूँ कि सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर ऐसा कोई प्रश्न इतिहास का आता है तो उसमें मैप के साथ आप प्लेसेस को शो कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके उत्तर लेखन शैली को और आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।